नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पवन खांडल पीजीटी इकोनॉमिक्स आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग एंड व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में बताया था, वहाँ डिस्कशन किया था। तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा कर के या प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। उसी सीरीज़ में आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट और सेकंड वीडियो हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझने के बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके मेन फीचर्स क्या हैं, इसकी खास बातें क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये लेसन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। सो बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम और इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। अंडर, अब देखिए इस चीज़ को हम यहाँ समझेंगे, व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। वी ऑल नो दैट इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल ऑलमोस्ट over 200 years, and in 19th century we started a active movement against British, and after many years in 1947 we got our freedom. We all know about this. So students, during the movement, during the Indian national movement, and during the time when we trying to achieve our freedom, simultaneously our leaders, our great politicians, they have also started work on constitution. That means they started to think how the country would be ruled after the independence. मतलब ये है कि जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के साथ साथ ही हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने एक और काम किया और एक और विषय पर काम किया, और वो ये काम था कि वो भारत के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया। उन्हें ये विश्वास तो था ही कि हमें आज़ादी मिलेगी। अब उन्होंने इस बात पर भी काम करना शुरू कर दिया कि आज़ादी के बाद हमारे देश में किस प्रकार से शासन होगा, हाउ द गवर्नमेंट वुड रूल आफ्टर द इंडिपेंडेंस। दे हैव स्टार्टेड द वर्क ऑन इट आल्सो. So under the British they had been forced to obey rules that they had very little role in making. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. और क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो ऑथोरिटेरियन रूल था, यानी कि एक तरह की डिक्टेटरशिप थी और उसमें किसी और को पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं थी। तो जो बिटर एक्सपीरियंस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उससे हमारे नेताओं ने ये सबक सीख लिया कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद अगर किसी तरह का रूलिंग सिस्टम होगा तो वो डेमोक्रेसी ही होगा, जिसमें कि एवरीवन should be treated equally and be allowed to participate in the government, कि हर किसी को एक जैसा उसके साथ ट्रीटमेंट होगा, व्यवहार होगा, और साथ ही हर किसी को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जो कि ब्रिटिश काल में हमारे देश के लोगों को नहीं मिलता था। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by a one person but by a group of 300 people who became members of Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. I think आपको बात समझ में आ गई होगी। दो मोटी बातें यहाँ पर मैंने आपको बताई
कि आज़ादी के लड़ाई के साथ साथ ही हमारे पॉलिटिशियंस ने ये डिसाइड कर लिया था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये डिसाइड कर लिया था, हमारे जो नेशन बिल्डर्स थे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि आज़ादी के बाद इस देश में डेमोक्रेसी लागू होगी, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो बड़े ही ख़राब थे। उन्हें लगा था कि अगर इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होगी तो हम अच्छा शासन नहीं कर पाएंगे। तो दे वर firm on this decision that after independence India would adopt democracy, and after independence how the government will work. For this purpose they have started to make a constitution. और इस देश के संविधान किसी एक आदमी ने नहीं बनाया बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया, जिसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 300 लोग थे जिन्होंने मिलकर के इस देश के संविधान को लिखा, और पीरियोडिकली कई बार उनकी मीटिंग्स हुई, उनके डिस्कशंस हुए, उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के स्टडी करी, बहुत सारे देशों के रूलिंग सिस्टम को स्टडी किया, और उसके बाद लगभग 3 साल में 2 साल और 11 महीने यानी कि लगभग 3 साल में इन्होंने भारत के संविधान को तैयार किया। ये बात हम और डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत का संविधान, the Indian Constitution has not been written by a single person. 300 people, there were the committee for making this constituent, and that committee was known as the Constituent Assembly, and they met they met frequently, periodically during 3 years, and they took 3 years to make our constitution. अब 300 लोगों के प्रयासों से जो भारत का संविधान बना, उस संविधान की क्या क्या खास बातें थी, क्या की फीचर्स थे, क्या इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा और बात करते हैं कि दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में द कंट्री वाज मेड अप ऑफ, आप ये जानते हैं कि कमेटी को पता था कि इस कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, जो डिफरेंट रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर उनका है। आल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबली टर्मोइल। टर्मोइल मीन्स कि कई तरीके से इंडिया चेंज हो रहा था। द partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. यानी कि जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था उस समय एक बहुत तरह की कई घटनाएं हुई, जैसे कि डिवीज़न हुआ इंडिया पाकिस्तान का, कई जो देसी रियासतें थीं, वी कैन से अबाउट द यू कैन से प्रोविंस, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अनडिसाइडेड थे कि उन्हें फ्री रहना है, इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। तो इस तरह के कई टर्मोइल हमारे सामने उस समय थे। हमारे द मेंबर्स ऑफ द इन द फ्रंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दीज क्वेश्चंस वर इन फ्रंट ऑफ देम, एंड विद द situation of this turmoil situation of the country, they had to write a constitution. और उन्हें एक ऐसे देश का संविधान लिखना था जिसमें अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले हैं, अलग अलग जातियों के हैं, अलग अलग समुदायों के हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रख करके उन्हें भारत का संविधान लिखना था। All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. Now, what the challenge was in front of these members, that a respect for the maintaining diversity while preserving national unity, कि उन्हें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था जिसमें ये जो डाइवर्सिटी है, कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, इन सब डाइवर्सिटी के बावजूद उन्हें देश की यूनिटी के ऊपर फोकस करना था। द फाइनल डॉक्यूमेंट आल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स
as well as emphasizing the crucial role of the people can play in choosing their representatives. Or they focus on some more things about eradicating poverty, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत बहुत गरीब था, तो उनको इस बात पर भी काम करना था कि किस तरह का सोशो इकोनॉमिक हमारा स्ट्रक्चर हो, रिफॉर्म्स हो, जिससे कि भारत के लोग गरीबी से मुक्त हों। और साथ ही साथ उन्होंने एम्फेसाइज किया द रोल ऑफ द पीपल, कि वो जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करें वो किस तरह से चूज़ करें, उसके ऊपर भी उन्हें फोकस करना था। इन ब्रीफ, इन नटशेल, that the people, that the member of the Constituent Assembly had the biggest many challenges in front of them during the making of this constitution. Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reforms and representation that the authors of this document were grappling with. So we will discuss the different features of Indian Constitution. Let's begin about the features of the Indian Constitution. ये अभी हमने एक जस्ट किस तरह से बना उसका हमने एक ब्रीफ लिया है, उसके एक यू कैन से कि एक तरह से उसकी भूमिका है कि भारत का संविधान किस तरह से बना और किस तरह से लोगों ने उस पर काम किया। लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो आएंगे या तो फीचर्स पे कि कौन कौन से फीचर हैं, किसी एक फ़ीचर के बारे में बताने का आ सकता है, या फिर कि क्यों हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, व्हाट इज़ द रोल, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी के कंटेक्स्ट में अब हम बात करेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर जो हमारे सामने है दैट इज़ द फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या है, देखिए यहाँ हम समझते हैं कि हमारे देश में इन आवर कंट्री वी हैव 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये शायद आपने क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा कि हमारे देश में 3 तरह की सरकारें हैं। वन इज़ यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज़ आल्सो नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल बॉडीज़। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट गेव द डिफरेंट राइट्स टू डिफरेंट गवर्नमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन अलग अलग जो सरकारें हैं इनको अलग अलग अधिकार और इनके अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं। सो दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस, आप समझिए, देखिए फेडरलिज्म का मतलब कि दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, मोर देन वन लेवल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में एक ही गवर्नमेंट है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है, यानी कि फेडरलिज्म वहाँ नहीं है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर, और इसके साथ साथ आप जानते हैं लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट होती है। पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 की बुक में, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंट्री में एक से ज़्यादा टाइप की गवर्नमेंट है तो उस सिस्टम को हम फेडरलिज्म कहते हैं। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया मीन्ड दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज्ड that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone. Now one more thing we have to look here कि क्यों हमारे को फेडरल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी, क्यों हमारे देश में एक से ज़्यादा तरह की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हुई। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इतने बड़े देश को कोई एक सरकार के द्वारा चलना मुश्किल है, क्योंकि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसका जो सिटिंग सिस्टम होगा वो दिल्ली में होगा, और दिल्ली में बैठ करके या देश की कैपिटल में बैठ करके वो पूरे देश के सिस्टम को नहीं चला सकते हैं। इसलिए हमें हर स्टेट की एक अलग गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हुई। इसी के साथ साथ हमारे देश में डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं कि दिल्ली के लोगों को साउथ का क्या कल्चर है, उनका क्या सिस्टम है, उनके क्या ट्रेडिशंस हैं, उनके क्या कस्टम्स हैं, इन सब की इतनी जानकारी नहीं होगी। लेकिन जो साउथ की जो गवर्नमेंट है उसको वहाँ के लोगों के कस्टम, रिचुअल्स, रिलीजन, कल्चर, इन सब के बारे में पता होगा, इसलिए वो गवर्नमेंट वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से रूल कर सकती है। तो उस डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए हमारे देश में फेडरल सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई। तो इंस्टेंट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स सो दैट
decisions so that decisions could be made for that particular area. ये just अभी मैंने आपको बात समझाई. Which each state in India enjoy autonomy in exercising power on certain issues subject of national concern, require that all of these states follow the laws of the central government. The constitution contains list that the detail of the issue that each tier of the government can make laws on it. और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह के लिस्ट हैं जिसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया में आते हैं. स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है या वो जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं. और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है और ये दोनों ही उस फील्ड में काम करते हैं. फॉर एग्जांपल एजुकेशन. तो एजुकेशन में आप देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कूल होते हैं जैसे कि केंद्रीय विद्यालय और स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल्स होते हैं. तो इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाइज विच वर्क टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज. और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो पंचायती सरकार हो, इनको अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपने काम के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा. क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट होगी उसको फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए दे नीड मनी. सो इट हैज़ बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट फ्रॉम विच सोर्स द गवर्नमेंट विल कलेक्ट देयर मनी. अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट merely एजेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. और हमारे देश में ये खास बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, बल्कि इन्हें जो पावर्स मिली है स्टेट गवर्नमेंट्स को वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हैं. ऑल पर्सन्स इंडिया आर गवर्न्ड बाय द लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट. और पूरे देश के लोगों जो लोग हैं वो कौन से लॉ से गवर्न होते हैं, जो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. तो आई होप कि आपको ये जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ फेडरलिज्म, ये समझ में आ गया होगा. जल्दी से एक बार हम इसको ब्रीफ में और एक्सप्लेन कर देते हैं कि फेडरलिज्म मीन्स व्हेन more than one type of government are found in the country. One type of government found means that in our country we have three tier system of government. One is central government or union government, the second is the state government, and the third is local government, जिसमें कि पंचायत और नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, इस तरह की जो एजेंसी है वो आ जाती है. और इन तीनों ही सरकारों को जो पावर्स मिलते हैं, जो राइट्स मिलते हैं, वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस सरकार को, किस गवर्नमेंट को किस तरीके से मनी सोर्स मिलेगा, मनी सोर्स ऑफ मनी क्या होंगे, ये भी उसके अंदर लिखा हुआ है. नाउ द सेकंड फीचर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Now what is the meaning of this parliamentary form of government means कि the different tiers of government that you just read about consist of representation who are elected by the people. Your class book 7 book begin with the story of Kanta who was standing in to vote during an election. So the Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. Parliamentary system का मतलब है कि हमारे देश में जैसे अमेरिका है, अमेरिका में डेमोक्रेसी है लेकिन अमेरिका में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर प्रेसिडेंट सिस्टम है. यहाँ हमारे कंट्री में ये होता है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है. दैट मीन्स कि फर्स्ट वी पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज़ कॉल्ड लोकसभा एंड द राज्यसभा. And these representatives, that means member of parliaments, will elect the leader of the country or the prime minister of the country. So ultimate power of the government lies in the parliament. And parliament doesn't, it's not only meaning of the government. Parliament means जो opposition होता है वो भी इसके अंदर include होता है. तो हम आगे इसको और समझते हैं कि when they were making the constitution, our people were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage
and this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. यहाँ पर ये समझना है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हो या यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज हो। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि हमारे देश में हर आदमी को वोट डालने का अधिकार दिया हुआ है, दैट इज़ बेस्ड ओनली ऑन द एज। और ये आप जानते हैं कि हमारे देश में 18 साल से ऊपर के या 18 साल के लोगों को वोट डालने का अधिकार है। अब वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, हर व्यक्ति को हमने जो है ये वोट डालने का अधिकार दिया है। दिस इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज व्हेन ऑल पीपल ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये भी हुआ कि भारत के लोगों का जो है हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में डायरेक्ट रोल होता है। Also every citizen of the country irrespective of his or social background can also contest in election। और दूसरा मतलब ये है आप केवल वोट डाल ही नहीं सकते बल्कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। जो अलग अलग इलेक्शंस के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपकी एज, आपकी सिटीजनशिप और एक आध चीज़ें और हम इसमें ऐड करते हैं। तो कोई भी कंट्री का आदमी जो है वो लोकसभा या इधर विधानसभा या ग्राम पंचायत या नगर पालिका, नगर परिषद, इनके इलेक्शन को लड़ सकता है। ये हर व्यक्ति को हमने अधिकार दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, किसी भी लिंग का हो, यानी कि स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबको वोट डालने का अधिकार है। साथ ही सबको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और यही सिस्टम कहलाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और यही लोग जो है लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं। अगर ये अपना काम ढंग से नहीं करते हैं तो वोटिंग सिस्टम से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर जो है वोटिंग सिस्टम से हम इसको हटा सकते हैं। सो दैट इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। यानी कि अल्टीमेट जो पावर है गवर्नमेंट की वो किसके हाथ में है, दैट लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल, बिकॉज दे डू द कास्ट ऑफ देयर वोट, and with the power of vote they can eradicate the government, they can you can say they can change the government, and that is the way by which we have the strong political system in our country, parliamentary system. Now the third feature of the constitution is separation of power, कि हमारे देश में हमने जो पावर्स है उनका सेपरेशन भी किया हुआ है। और यह आपको पता ही है कि 3 बॉडीज़ हैं जो हमारे देश में काम करती हैं पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को चलाने के लिए, एंड दीज आर द लेजिस्लेटिव सिस्टम जो कि लॉ बनाता है, कानून बनाता है। द सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव जो कि इन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, एनफोर्स करता है, लागू करता है। एंड द थर्ड वन इज़ जुडिशरी जो कि किसी तरह का डिस्प्यूट अगर हो तो उसका फैसला करता है। ये जो सिस्टम कहलाता है इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि किसी एक एजेंसी के पास सारे अधिकार नहीं हैं। सो you can see that according to the constitution there are 3 organs of the government. These are the legislature, executive and the judiciary. The legislature refers to our elected representative. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing the laws and the running the government. And the judiciary, which you will read more in unit 3 of this book, refers to the system of courts in the country. जो कोर्ट्स हैं वो सारे जुडिशरी में आते हैं। एग्जीक्यूटिव वो हैं जो कि जैसे ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, मंत्री हैं। ये सब क्या करते हैं कि जो लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव पार्ट जो कानून बनाता है, चाहे वो विधानसभा में कानून बने हों, चाहे वो लोकसभा में बने हों, उन कानूनों को लागू करने का काम जो है वो सरकार के अधिकारी और कर्मचारी करते हैं, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ करते हैं, और यही लोग कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी में सारे कोर्ट्स आते हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय वन एंड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो हर जो एजेंसी है या जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के, इनके पावर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। और थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे एंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3। और इनके बीच में पावर्स का डिवीज़न है जिससे कि बैलेंस रहती है गवर्नमेंट की पावर, और कोई भी अपनी पावर्स को मिसयूज़
नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि लेजिस्लेटिव कोई गलत लॉ बना देती है, कानून बना देती है, तो उसको जुडिशरी क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, उस कानून को हटा सकती है। इसी तरीके से अगर एग्जीक्यूटिव अगर लॉ को इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं करते हैं, तो जो लेजिस्लेटिव के पास पावर है वो उनको दंडित कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये पावर लेजिस्लेटिव के पास है। और अगर जुडिशरी भी कुछ कहीं गलत करती है तो उसका भी कंट्रोल लेजिस्लेटिव के पास होता है। दैट मीन्स कि जो 3 ऑर्गन्स हैं, इन तीनों ऑर्गन्स के आपस में पावर्स डिवाइड हैं और ये तीनों एक दूसरे को पावर्स को मिसयूज करने से रोकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक खास बात है। अगला जो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन ऑफ रेफर टू द कंसाइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India। तो जो हमारे लीडर्स थे उनको ब्रिटिश पीरियड में ये इस बात का रियलाइज़ हो गया था कि हमारे देश के लोगों के पास रिटर्न में फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट उन राइट्स को उनसे छीन ना सके, उनको डिप्राइव नहीं कर सके। ये इंश्योर किया हमारे देश के लीडर्स ने। एंड फॉर दैट पर्पज दे मेंशन्ड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आई थिंक दैट यू ऑल नो अबाउट द 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी मीन्स कि मिसयूज ऑफ द पावर जो गवर्नमेंट कर सकती है, उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है। एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन thus guarantee the rights of individuals against the state as well as the against other individuals। कि these fundamental rights give the guarantee to every citizen of the country against the exploitation of the government, against the exploitation of other individual also or any other group। So moreover, the various minority communities also express the need for constitution to include rights that would protect their group। The constitution therefore also guarantee the rights of minority against the majority। और न केवल सबको फंडामेंटल राइट दिए, बल्कि जो माइनॉरिटीज़ हैं जिन्हें कहीं एक थोड़ा बहुत डर लग सकता है कि मेजॉरिटी हमारे ऊपर डोमिनेंट हो जाएगी, तो उनको स्पेशल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। As Dr. B.R. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object in two folds। Dr. B.R. Ambedkar जिन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बिकॉज Dr. B.R. Ambedkar was the चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब हम इसके बारे में बताएंगे। लेकिन फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है, और उन्होंने ये कहा कि 2 ऑब्जेक्टिव इससे 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं। कि द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स, एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉस। कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये 2 ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं। पहला कि हर सिटीजन के पास एक पोजीशन है कि वो इन राइट्स के लिए गवर्नमेंट कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है, यानी कि रिटर्न में हमें राइट्स मिले हैं, और अगर कोई भी गवर्नमेंट इन राइट्स को हमसे छीनती है तो वी कैन क्लेम अबाउट दीज राइट्स इन द कोर्ट। द सेकेंड थिंग कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जो भी कोई गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह का कॉन्स्टेंट है, एक तरह की बाउंडिंग है कि वो गवर्नमेंट हमें हमारे इन अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से वो हमें वंचित नहीं कर सकती है। द गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम दीज फंडामेंटल राइट्स। Now see, in addition to fundamental rights, the constitution also has a section of called directive principles of the state policy। fundamental right के साथ साथ constitution ने कुछ directive principles भी रखे हैं,
और जो कि सेक्शन 4 में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह के सेक्शन है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू एंश्योर greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. So what is the directive principles? Directive principles are just the guidelines for the states, for the central or state government, that they make ensure that social and economic equality should be fixed in the society, and every people should get their minimum needs, है ना. They should get the employment, they should get the food. So these are not mentioned as a right in our constitution, they are mentioned as a directive principle to the state. क्योंकि इसके लिए सरकारों को पैसा चाहिए, तो इसको हमने फंडामेंटल राइट में नहीं रखा, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखे गए, ऑब्जेक्टिव्स रखे गए कि इन सरकारों को ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने चाहिए. ऑब्जेक्टिव कैसे कि जैसे सभी को शिक्षा मिले, सभी को रोजगार मिले, सभी को घर, खाना, ये सब चीज़ें हमारे देश के नागरिकों को मिले, और देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता कम से कम हो. दैट मीन्स कि द कंट्री शुड हैव लेस एंड लेस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एंड द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इक्वलेट ऑल द पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन एंड द सोशल कंडीशन आल्सो. सो दिस ऑल आर रिटन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी आता है, तो उसमें हमने ये जो अंडरलाइन किया है, इसी को आपको उसके बारे में उस आंसर में लिखना है. नाउ यहाँ पर हम थोड़ा सा फटाफट इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा कि जो इसके ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे को दिए गए हैं. राइट टू इक्वलिटी एक हमारा फंडामेंटल है, राइट टू इक्वलिटी. इसको मैं थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट और इन द आइज ऑफ लॉ ऑल पीपल आर सेम. ओके, दैट मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, बर्थ, प्लेस, सेक्स, किसी भी बेस पर किसी भी तरह का कोई फ़र्क हमारे देश में लोगों के बीच में नहीं किया जाता, उन्हें सब राइट्स मिलते हैं. और ये है राइट टू इक्वलिटी, दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री. इट आल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस. किसी भी कंट्री के आदमी के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो नहीं किया जाएगा किसी भी बेस पर, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, भाषा हो, किसी भी बेस पर उसके साथ कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. देन द सेकेंड इज़ द राइट टू फ्रीडम, कि हमारे पास फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, और इट इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation और business. ये सब फ्रीडम्स हमारे को दी गई हैं. तीसरा जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर ईयर ऑफ एज. तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कि कोई भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता. इसके अलावा एक राइट दिया गया हमारे को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं. और एक राइट दिया गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कि हम अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी भाषा, इसको मेंटेन रख सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, ये हमारे को इसको प्रिजर्व रख सकते हैं, ये हमारे को राइट दिया गया. और एक लास्ट राइट दिया गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. दैट मीन्स कि ये जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर इन्हें कोई भी गवर्नमेंट हमसे छीनती है या हमारे को अधिकार नहीं देती है, तो हम इन्हें कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं और कोर्ट हमें ये अधिकार हमें दिलवाएगा. ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी. इसके बाद एक और जो हम फीचर करते हैं, हालांकि इसका एक सेपरेट चैप्टर हमारे इस बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग हम यहाँ समझेंगे. दैट इज़ अबाउट द सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म के 2-3 खास बातें हम इसके बारे में जानते हैं. The first is that the government of the country does not have any their own religion. If you talk about the Pakistan, if you talk about the Bangladesh, if you talk about the Nepal and Afghanistan, so these government has their own religion. In the Pakistan, Afghanistan and Bangladesh,
इस्लाम इज़ देयर ऑफिशियल रिलीजन, वहाँ का इस्लाम जो है वो वहाँ की सरकारों का धर्म है. दैट मीन्स दे विल प्रमोट इस्लाम इन देयर कंट्री, बट इन आवर कंट्री वी डिड नॉट accept or we did not adopt any religion as the religion of the office, any religion as the religion of the government, है ना. Although in our country most of the people are Hindus, but Hindus are in majority, but we did not adopt the Hindu as the official religion. So secularism means that every citizen can adopt any religion, they can spread their religion, they can talk about their religion, they can follow the rituals and the customs of their religion, and government will not interfere in the religious matter of the people. The second thing, that the government will not promote any religion of the in the country, कि किसी भी धर्म को सरकार बढ़ावा नहीं देगी, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और हमारे देश के लोग कोई भी धर्म का पालना वो कर सकते हैं. यही है सेक्युलरिज्म का मतलब. इसके बारे में हम डिटेल में अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसके अंदर इसको हम और अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. So these were some you can say basic features of our constitution. तो ये चैप्टर एक तरह से इस तरह से यहाँ पर ख़त्म होता है, और अगले वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूँगा. और अगर इस चैप्टर में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.